क्या कभी आपने आईने में खुद को देखकर सच में ये कहा है कि मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं? अगर नहीं तो आज की ये यात्रा आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक खूबसूरत रास्ता है। नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक में, जहां हम किताबों के शब्दों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में महसूस भी करते हैं। मिरर वर्क हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर छिपी होती है, लेकिन अक्सर हम खुद की आलोचना करते रहते हैं, अपनी गलतियों को पकड़ कर बैठ जाते हैं और अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। ये किताब हमें सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, हीलिंग, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और इनर पीस की ओर ले जाती है। आने वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे कि अपने मन की नकारात्मक आवाज को कैसे बदलना है, पुराने दर्द को कैसे छोड़ना है, अपने इनर चाइल्ड को कैसे अपनाना है और अपने जीवन में प्यार, विश्वास और खुशी को कैसे आमंत्रित करना है। हो सकता है इस सफर में आपको अपने ही कुछ ऐसे हिस्सों से मुलाकात हो जिन्हें आपने बहुत समय से नजरअंदाज किया हो, और शायद यही मुलाकात आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आए। तो अपनी सोच को खुला रखिए, अपने दिल को तैयार रखिए और इस खूबसूरत आत्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। हिंदी ऑडियो बुक परिवार से देश विदेश, गांव, शहर, हर कोने से लोग जुड़े हुए हैं, और अगर आप भी हमारे साथ इस सफर में हैं तो हमें जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, लविंग योरसेल्फ। क्या आपने कभी अपने आप से सच में प्यार किया है? यह सवाल सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसका जवाब खोजते रहते हैं। हम दूसरों को प्यार देना जानते हैं, उनकी परवाह करना जानते हैं, उनके लिए समय निकालना जानते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अक्सर खुद को सबसे आखिरी जगह पर रख देते हैं। यही कारण है कि कई बार हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। मिरर वर्क की ये यात्रा सबसे पहले हमें उसी खालीपन को समझने और भरने का रास्ता दिखाती है। खुद से प्यार करना कोई घमंड नहीं है और ना ही ये स्वार्थ है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन खड़ा होता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आप अपनी कमियों के साथ भी खुद को स्वीकार करते हैं। आप अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप ये समझते हैं कि इंसान होने का मतलब ही सीखना और आगे बढ़ना है। अक्सर बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें और बेहतर बनना है और ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा सफल होना है, लेकिन बहुत कम लोग हमें यह सिखाते हैं कि हम अभी जैसे हैं वैसे भी प्यार के योग्य हैं। यही वजह है कि हम अपने भीतर लगातार कमी महसूस करते रहते हैं। हमें लगता है कि जब हम सफल हो जाएंगे तब खुद को पसंद करेंगे, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे तब खुद को स्वीकार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्म प्रेम किसी उपलब्धि का इनाम नहीं है। ये एक निर्णय है जो हमें आज और अभी लेना होता है। लेखिका हमें समझाती हैं कि हर सुबह आईने में खुद को देखकर अपनी आंखों में आंखें डालकर यह कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करती हूं, एक साधारण अभ्यास नहीं बल्कि एक गहरा परिवर्तन है। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है क्योंकि वर्षों से हमने खुद की आलोचना की है, लेकिन जैसे जैसे हम यह अभ्यास करते हैं हमारे भीतर की दीवारें टूटने लगती हैं और एक नया रिश्ता बनना शुरू होता है जो हमारे और हमारे अपने दिल के बीच होता है। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं तब जीवन बदलने लगता है। आपके रिश्ते बदलने लगते हैं, आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, क्योंकि अब आप दुनिया से प्यार मांगने के बजाय अपने भीतर प्यार पैदा करना शुरू कर देते हैं। और जब भीतर प्यार भर जाता है तब बाहर की दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। याद रखिए, आत्म प्रेम कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जर्नी है, एक ऐसा सफर जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। और जितना ज्यादा आप खुद को स्वीकार करते हैं उतना ही ज्यादा आपका जीवन हल्का और सुंदर बनता जाता है। चैप्टर 2, मेकिंग योर मिरर योर फ्रेंड। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो हमें हमारी सच्चाई उतनी ईमानदारी से दिखा सके जितना एक आईना दिखाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग आईने में अपना चेहरा तो देखते हैं पर खुद को नहीं देखते। वे अपनी कमियां देखते हैं, अपनी झुर्रियां देखते हैं, अपनी कमजोरियां देखते हैं, लेकिन अपने भीतर छिपे उस इंसान को नहीं देखते जो प्यार और सम्मान का हकदार है। इस अध्याय में लेखिका हमें सिखाती हैं कि आईना सिर्फ कांच का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये आत्मिक हीलिंग का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है यदि हम उसका सही उपयोग करना सीख जाएं। जब आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करते हैं तब आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते,
बल्कि अपने अवचेतन मन तक एक नया संदेश पहुंचा रहे होते हैं। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति आईने में देखकर खुद से प्यार भरे शब्द कहता है, तो अक्सर उसके भीतर विरोध पैदा होता है। उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका मन वर्षों से आलोचना और नकारात्मक सोच का आदी हो चुका होता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि बदलाव हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही जन्म लेता है। लेखिका कहती है कि जब भी आप आईने के सामने जाएं, तो अपनी आंखों में देखें और धीरे से कहें कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि कई लोगों ने शायद कभी अपने जीवन में खुद से इस तरह बात ही नहीं की होती। आईना हमारे लिए एक दोस्त की तरह बन सकता है, एक ऐसा दोस्त जो हमें जज नहीं करता, जो हमारी गलतियों की सूची नहीं बनाता, बल्कि हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं। जब हम रोज इस अभ्यास को दोहराते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर की नकारात्मक आवाज कमजोर पड़ने लगती है और उसकी जगह दया, करुणा और आत्मविश्वास लेने लगते हैं। ये अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अपने सबसे करीबी साथी हैं। हम जहां भी जाएं, खुद को साथ लेकर जाते हैं। इसलिए यदि हमारा रिश्ता खुद से अच्छा नहीं है, तो कोई भी बाहरी सफलता हमें पूरी खुशी नहीं दे सकती। लेकिन यदि हमने अपने आप से दोस्ती कर ली, तो जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं। चैप्टर 3, मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक। हर इंसान दिन भर किसी न किसी से बात करता है, लेकिन एक बातचीत ऐसी भी होती है जो कभी रुकती नहीं है, और वो है खुद से की जाने वाली बातचीत, जिसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। ये बातचीत इतनी लगातार चलती रहती है कि ज्यादातर लोग इसे महसूस भी नहीं कर पाते। लेकिन यही आवाज हमारे आत्मविश्वास, हमारी भावनाओं और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। जरा सोचिए, जब आप कोई गलती करते हैं, तब आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या आप खुद से प्यार और समझदारी से बात करते हैं, या फिर अपने ऊपर कठोर शब्दों की बारिश कर देते हैं? बहुत से लोग अनजाने में खुद से वही बातें कहते रहते हैं जो वे किसी दूसरे इंसान से कभी नहीं कहेंगे। वे खुद को कमजोर कहते हैं, असफल कहते हैं या अयोग्य मान लेते हैं, और धीरे धीरे यही शब्द उनके विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं। लेखिका हमें यह समझाती हैं कि हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जा होते हैं जो हमारे मन और जीवन को आकार देते हैं। यदि हम बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन यदि हम खुद से कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं सक्षम हूं, तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपने विचारों और शब्दों पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे बिना डर के पहचानिए और फिर उसे एक सकारात्मक और सशक्त विचार से बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि मन कहे कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो तुरंत खुद से कहिए कि मैं जैसा हूं वैसा ही मूल्यवान हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लग सकता है, क्योंकि हमारा मन वर्षों से पुराने पैटर्न पर चल रहा होता है। लेकिन जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही सकारात्मक सेल्फ टॉक को भी समय चाहिए होता है। धीरे धीरे आपके भीतर का वातावरण बदलने लगता है, और जो आवाज पहले आलोचना करती थी, वही आवाज अब आपका समर्थन करने लगती है। जब हम अपने शब्दों को बदलते हैं, तब हम अपने जीवन की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर परिवर्तन पहले विचारों में जन्म लेता है और फिर वास्तविकता बनता है। इसलिए अपने मन की आवाज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वही आवाज आपको नीचे भी ले जा सकती है और ऊपर भी उठा सकती है। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। हम सभी अपने साथ अतीत की कुछ यादें लेकर चलते हैं। कुछ यादें हमें मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आज भी दिल में दर्द पैदा कर देती हैं। कई लोग अपने वर्तमान में इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उनका मन अब भी अतीत की किसी घटना में फंसा हुआ होता है। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुराने घाव उन्हें बार बार पीछे खींच लेते हैं। लेखिका हमें बताती हैं कि अतीत को पकड़े रखना ऐसा है जैसे हम अपने कंधों पर एक भारी बोझ उठाकर चल रहे हों। समय के साथ वो बोझ इतना सामान्य लगने लगता है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि वो हमें कितना थका रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम पुराने दर्द को नहीं छोड़ते, तब तक नई खुशियों के लिए जगह नहीं बनती। बहुत बार लोग सोचते हैं कि यदि वे अतीत को छोड़ देंगे तो इसका मतलब होगा कि जो हुआ वो सही था। लेकिन ऐसा नहीं है। अतीत को छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि हम गलतियों को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ ये है
कि हम खुद को उन घटनाओं की कैद से मुक्त कर दें ताकि हम वर्तमान में जी सकें। इस अध्याय में हमें अपने पुराने अनुभवों को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। हो सकता है किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो सकता है हमें अस्वीकार किया गया हो या हमारे साथ अन्याय हुआ हो। लेकिन यदि हम जीवन भर उसी दर्द को पकड़े रहेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होगा। आईने के सामने खड़े होकर खुद से यह कहना कि मैं अतीत को छोड़ने के लिए तैयार हूं, एक शक्तिशाली हीलिंग प्रक्रिया बन सकती है। ये एक घोषणा है कि अब आप अपने पुराने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। अब आप अपने दर्द से बड़े बनने का निर्णय ले रहे हैं। जब हम अतीत को छोड़ते हैं तब हमारे भीतर हल्कापन आने लगता है, मन में नई ऊर्जा पैदा होती है और हम वर्तमान के अवसरों को देख पाते हैं जो पहले दर्द की धुंध में छिपे हुए थे। जीवन हमेशा आगे बढ़ता है और वो हमें भी आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। याद रखिए, आपका अतीत आपकी कहानी का एक अध्याय हो सकता है, लेकिन वो पूरी किताब नहीं है। आपके जीवन के कई सुंदर अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं और उन्हें लिखने के लिए जरूरी है कि आप पुराने पन्नों को सम्मान के साथ बंद करें और नए सफर का स्वागत करें। चैप्टर 5, बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। वो अदृश्य शक्ति है जो ये तय करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और जीवन में खुद को किस नजर से देखते हैं। जब किसी व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम मजबूत होता है तो वो चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास से करता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी कीमत को दूसरों की राय से नहीं मापता। लेकिन जब आत्मसम्मान कमजोर होता है तब इंसान लगातार खुद पर संदेह करता रहता है और उसे लगता है कि वो कभी पर्याप्त अच्छा नहीं है। बहुत से लोगों का आत्मसम्मान बचपन के अनुभवों से प्रभावित होता है। यदि किसी को बार बार आलोचना मिली हो, यदि उसकी तुलना दूसरों से की गई हो या उसे ये महसूस कराया गया हो कि वो पर्याप्त नहीं है, तो धीरे धीरे वो इन बातों को सच मानने लगता है। समय के साथ ये विचार उसकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और वो खुद को उसी नजर से देखने लगता है। लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि हमारा मूल्य किसी उपलब्धि, किसी पद, किसी धन या किसी दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। हमारा मूल्य जन्म से ही है। चूंकि हम इस दुनिया में महत्वपूर्ण हैं, हम जैसे हैं वैसे ही सम्मान और प्रेम के योग्य हैं। इस अध्याय में हमें अपने बारे में बनी पुरानी नकारात्मक धारणाओं को पहचानने और उन्हें बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब भी मन ये कहे कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तब हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये वास्तव में सच है या ये सिर्फ कोई पुरानी मान्यता है जिसे मैंने वर्षों से पकड़ा हुआ है। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखना और ये कहना कि मैं योग्य हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं और मैं सम्मान के योग्य हूं। शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर एक नई नींव तैयार करता है। ये हमें अपने मूल्य को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने की शक्ति देता है। आत्मसम्मान का निर्माण एक दिन में नहीं होता। ये छोटे छोटे कदमों का परिणाम होता है। जब आप अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, जब आप अपनी जरूरतों का सम्मान करते हैं, जब आप अपने साथ दयालुता से पेश आते हैं, तब आपका आत्मसम्मान मजबूत होने लगता है। जैसे एक घर मजबूत नींव पर खड़ा होता है, वैसे ही एक खुशहाल जीवन मजबूत आत्मसम्मान पर खड़ा होता है। जब आप खुद को मूल्यवान मानते हैं, तब दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है, क्योंकि जो विश्वास आप अपने भीतर रखते हैं वही आपकी ऊर्जा बनकर बाहर दिखाई देता है। चैप्टर 6, रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो उसे दिशा देती है, लेकिन कई लोगों के भीतर एक ऐसी आवाज भी होती है जो लगातार आलोचना करती रहती है। ये आवाज कहती है कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। यही आवाज इनर क्रिटिक कहलाती है और अक्सर यह हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। ये आलोचनात्मक आवाज अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि वर्षों के अनुभवों से बनती है। कभी ये माता पिता के कठोर शब्दों से आती है, कभी शिक्षकों की आलोचना से और कभी समाज की अपेक्षाओं से। धीरे धीरे हम उन आवाजों को अपने भीतर बसा लेते हैं और फिर वे हमारी अपनी आवाज जैसी लगने लगती हैं। लेखिका बताती हैं कि इनर क्रिटिक का उद्देश्य हमें नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि वो पुराने डर और असुरक्षाओं के कारण हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये आवाज इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो हमारे आत्मविश्वास को दबाने लगती है और हमें आगे बढ़ने से रोक देती है।
जब भी आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, ये आवाज तुरंत सामने आ जाती है और कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते। यदि आप कोई गलती कर दें तो ये आवाज आपको याद दिलाती रहती है कि तुम हमेशा गलतियां करते हो। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी संभावनाओं पर विश्वास खोने लगता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें इस आवाज से लड़ना नहीं है, बल्कि इसे पहचानना है। जब इनर क्रिटिक कुछ नकारात्मक कहे तो रुककर उसे सुनिए और फिर खुद से पूछिए कि क्या यह वास्तव में सच है। अक्सर आप पाएंगे कि यह सिर्फ डर की आवाज है, सच्चाई की नहीं। आईने के सामने खड़े होकर खुद से प्रेम और करुणा के शब्द कहना इस आलोचनात्मक आवाज को कमजोर करने का एक प्रभावशाली तरीका है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तब धीरे धीरे आपके भीतर एक नई आवाज जन्म लेने लगती है, जो आलोचना नहीं बल्कि प्रोत्साहन देती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी नहीं कि इनर क्रिटिक पूरी तरह गायब हो जाए, बल्कि यह जरूरी है कि उसकी आवाज से ज्यादा मजबूत आपकी प्रेम भरी आवाज बन जाए। जब आप अपने भीतर के आलोचक को छोड़ना सीख जाते हैं, तब आप खुद को नए अवसर देने लगते हैं, आप जोखिम लेने लगते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस जुटा लेते हैं। याद रखिए, आप अपने भीतर की आलोचना नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आपके भीतर प्रेम है, क्षमता है और अनगिनत संभावनाएं हैं। चैप्टर 7। अब तक की यात्रा में आपने खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया है। आपने आत्म प्रेम का महत्व समझा है, आपने आईने को अपना मित्र बनाना सीखा है, आपने अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान देना शुरू किया है और अपने अतीत के बोझ को छोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है। साथ ही आपने अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने और अपने भीतर के आलोचक की आवाज को पहचानने का प्रयास किया है। यह सब केवल जानकारी नहीं है, बल्कि एक गहरा आंतरिक परिवर्तन है जो धीरे धीरे आपके भीतर आकार ले रहा है। इस पहले सप्ताह का उद्देश्य आपको बदलना नहीं था, बल्कि आपको आपके असली स्वरूप से दोबारा मिलवाना था। क्योंकि अक्सर हम जीवन की भागदौड़ में इतने खो जाते हैं कि खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने दिल की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लेकिन अब आपने रुककर खुद को सुनना शुरू किया है और यही सबसे बड़ा कदम है। हो सकता है इस सप्ताह के दौरान कुछ अभ्यास आसान लगे हों और कुछ कठिन लगे हों। हो सकता है आईने के सामने खड़े होकर खुद से प्यार के शब्द कहना अजीब लगा हो या अपने पुराने दर्द को छोड़ने का विचार चुनौतीपूर्ण लगा हो। लेकिन यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि वर्षों से बनी आदतें एक दिन में नहीं बदलती। परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे होता है और हर छोटा कदम महत्वपूर्ण होता है। लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि आत्म प्रेम का मतलब पूर्ण होना नहीं है, बल्कि अपूर्णताओं के साथ खुद को स्वीकार करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि गलती होने पर भी आप खुद को प्यार और सम्मान देंगे। आप अपने सबसे अच्छे मित्र की तरह अपने साथ व्यवहार करेंगे। इस अध्याय में हमें अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। यदि आपने एक बार भी खुद से दयालुता से बात की है, यदि आपने एक बार भी खुद को माफ करने की कोशिश की है, यदि आपने एक बार भी आईने में देखकर मुस्कुराया है, तो आपने प्रगति की है। क्योंकि हीलिंग किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनती है। अब समय है कि आप खुद को धन्यवाद दें उस साहस के लिए जो आपने इस यात्रा में दिखाया है, उस ईमानदारी के लिए जिससे आपने अपने भीतर झांका है, और उस उम्मीद के लिए जो अब भी आपके दिल में जीवित है। ये पहला सप्ताह केवल शुरुआत है। अभी आगे और भी गहरी समझ और खूबसूरत परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, हर दिन जब आप खुद को चुनते हैं, हर दिन जब आप खुद से प्यार करते हैं, तब आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे होते हैं, और यही आत्म प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। चैप्टर 8। हम सभी के भीतर एक बच्चा अब भी जीवित है। भले ही हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए, वो बच्चा हमारी यादों में, हमारे सपनों में, हमारी भावनाओं में और हमारी प्रतिक्रियाओं में मौजूद रहता है। वही बच्चा कभी खुश होकर खिलखिलाता था, कभी डर जाता था, कभी प्यार चाहता था और कभी खुद को अकेला महसूस करता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अक्सर उस बच्चे को भूल जाते हैं। लेखिका हमें इस अध्याय में अपने इनर चाइल्ड से दोबारा जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हैं, क्योंकि हमारे जीवन की बहुत सी भावनात्मक समस्याओं की जड़ उसी बच्चे के अनुभवों में छिपी होती है। यदि बचपन में हमें पर्याप्त प्यार नहीं मिला, यदि हमें अस्वीकार किया गया, यदि हमारी भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया, तो वे घाव बड़े होने के बाद भी हमारे भीतर बने रह सकते हैं।
कई बार हम समझ नहीं पाते कि छोटी सी बात हमें इतना दुखी क्यों कर देती है, या किसी की आलोचना हमें इतना परेशान क्यों कर देती है। इसका कारण ये हो सकता है कि हमारे भीतर का बच्चा अब भी पुराने दर्द को पकड़े हुए है। वो अब भी प्यार, सुरक्षा और स्वीकृति की तलाश में है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपने भीतर के बच्चे को दोष देने या नजरअंदाज करने के बजाय उसे समझना और अपनाना चाहिए। हमें उससे उसी तरह बात करनी चाहिए जैसे एक प्यार करने वाला माता पिता अपने बच्चे से बात करता है। हमें उसे ये महसूस कराना चाहिए कि वो सुरक्षित है, वो महत्वपूर्ण है और वो अकेला नहीं है। आईने के सामने खड़े होकर अपने भीतर के बच्चे की कल्पना करना और उसे प्यार भरे शब्द कहना एक शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तब आपके भीतर हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर का वो बच्चा जो वर्षों से ध्यान और प्यार का इंतजार कर रहा था, अब मुस्कुराने लगा है। वो खुद को स्वीकार किया हुआ महसूस करने लगा है और यही स्वीकृति आपके वर्तमान जीवन को भी बदलने लगती है। अपने इनर चाइल्ड से जुड़ना अतीत में लौटना नहीं है, बल्कि अपने उस हिस्से को अपनाना है जिसे शायद लंबे समय तक अनदेखा किया गया था। चैप्टर 9 लविंग योर इनर चाइल्ड पार्ट 2। पिछले अध्याय में आपने अपने भीतर मौजूद उस बच्चे को पहचानना शुरू किया था जो वर्षों से आपके साथ है और जो अब भी प्यार, सुरक्षा और स्वीकृति की तलाश में है। लेकिन केवल उसे पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं है। अब समय है उसके साथ एक नया रिश्ता बनाने का, क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर के उस हिस्से को वो देना शुरू करते हैं जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। बहुत से लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके भीतर का बच्चा अब भी दुखी रहता है। वो अब भी किसी के प्यार भरे शब्दों का इंतजार करता है। वो अब भी चाहता है कि कोई उसे बताए कि वो महत्वपूर्ण है और वो जैसा है वैसा ही अच्छा है। जब ये जरूरत पूरी नहीं होती, तब व्यक्ति जीवन भर दूसरों से वही मान्यता मांगता रहता है जो उसे बचपन में नहीं मिली थी। लेखिका हमें सिखाती हैं कि अब हमें खुद अपने इनर चाइल्ड के संरक्षक बनना है। हमें खुद वो व्यक्ति बनना है जिसकी हमें बचपन में आवश्यकता थी। इसका मतलब है खुद को सुनना, खुद को समझना और अपनी भावनाओं को महत्व देना। जब आपका मन दुखी हो तो उसे दबाने के बजाय स्वीकार करना। जब आप डर महसूस करें तो खुद को डांटने के बजाय सांत्वना देना। अक्सर हम अपने भीतर के बच्चे से बहुत कठोरता से पेश आते हैं। यदि हम कोई गलती कर दें तो हम खुद को दोष देते हैं। यदि हम सफल न हों तो खुद को अयोग्य मान लेते हैं। लेकिन एक छोटे बच्चे के साथ हम ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। हम उसे समझाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और उसे दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित करेंगे। यही व्यवहार हमें अपने साथ भी करना सीखना है। इस अध्याय में लेखिका हमें कल्पना करने के लिए कहती हैं कि हमारा इनर चाइल्ड हमारे सामने खड़ा है। उसकी आंखों में देखिए और महसूस कीजिए कि उसे आपकी जरूरत है। उसे ये जानने की जरूरत है कि अब वो अकेला नहीं है। अब कोई है जो उसकी रक्षा करेगा, जो उसे प्यार देगा और जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप अपने भीतर के बच्चे के साथ ये संबंध बनाना शुरू करते हैं, तब आपके भीतर गहरा परिवर्तन आने लगता है। पुराने घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और जीवन में एक नई सहजता आने लगती है, क्योंकि अब आप खुद के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के साथ खड़े होते हैं। याद रखिए, आपके भीतर का बच्चा टूटा हुआ नहीं है, उसे केवल प्यार की जरूरत है। और जब आप उसे वो प्यार देना शुरू कर देते हैं, तब आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। क्योंकि जिस क्षण आपका इनर चाइल्ड सुरक्षित महसूस करता है, उसी क्षण आपके भीतर शांति का जन्म होने लगता है। चैप्टर 10 लविंग योर बॉडी, हीलिंग योर पेन। हम में से बहुत से लोग अपने शरीर को केवल तब याद करते हैं जब वो बीमार पड़ता है या जब हमें उसमें कोई कमी दिखाई देती है। लेकिन हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह हमारे जीवन का सबसे करीबी साथी है। यह हर दिन हमारे लिए काम करता है, हमें चलाता है, हमें अनुभव कराता है और बिना शिकायत किए हमारा साथ निभाता है। फिर भी कई लोग अपने शरीर के प्रति प्रेम के बजाय आलोचना से भरे रहते हैं। वे आईने में खुद को देखते हैं और सबसे पहले कमियां खोजते हैं। उन्हें अपना चेहरा पसंद नहीं आता, अपना वजन पसंद नहीं आता या अपने शरीर का कोई हिस्सा पसंद नहीं आता। धीरे धीरे ये असंतोष इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति अपने शरीर से ही दूरी महसूस करने लगता है। लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि हीलिंग की शुरुआत शरीर से प्रेम करने से होती है, क्योंकि जिस चीज से हम नफरत करते हैं उसकी देखभाल हम कभी पूरी तरह नहीं कर सकते।
यदि हम अपने शरीर को सम्मान और प्यार नहीं देंगे तो उसके साथ हमारा रिश्ता संघर्षपूर्ण बना रहेगा। हमारा शरीर केवल शारीरिक अनुभवों को ही नहीं बल्कि भावनात्मक अनुभवों को भी अपने भीतर संजो कर रखता है। कई बार पुराने दुख, डर और तनाव हमारे शरीर में भी जमा हो जाते हैं और समय के साथ वे दर्द, थकान या असहजता के रूप में प्रकट होने लगते हैं। इसलिए शरीर को हील करना केवल फिजिकल प्रक्रिया नहीं बल्कि इमोशनल प्रक्रिया भी है। इस अध्याय में हमें अपने शरीर से दयालुता से बात करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपने शरीर को धन्यवाद देना सीखिए। उसकी आलोचना करने के बजाय उसकी सराहना कीजिए। ये महसूस कीजिए कि वो हर दिन आपके लिए कितनी मेहनत करता है, चाहे आपने कभी उसकी प्रशंसा की हो या नहीं। आईने के सामने खड़े होकर अपने शरीर को प्रेम भरी नजर से देखना एक गहरा अभ्यास है। जब आप अपने शरीर से कहते हैं कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं और मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तब आपके भीतर एक नया संबंध बनना शुरू होता है। यह संबंध आलोचना का नहीं बल्कि करुणा का होता है। जैसे जैसे आप अपने शरीर को स्वीकार करना सीखते हैं वैसे वैसे आपका दर्द भी बदलने लगता है, क्योंकि प्रेम में एक अद्भुत हीलिंग शक्ति होती है जो केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करती है। जब आप अपने शरीर के साथ मित्रता कर लेते हैं तब जीवन अधिक सहज और संतुलित महसूस होने लगता है। Chapter 11 Feeling Good Releasing Your Anger। गुस्सा एक ऐसी भावना है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुस्सा बुरा है और इसे महसूस नहीं करना चाहिए, इसलिए वे अपने गुस्से को दबाने लगते हैं। लेकिन दबाया हुआ गुस्सा कहीं जाता नहीं है, वो हमारे भीतर जमा होता रहता है और धीरे धीरे हमारे मन, शरीर और रिश्तों को प्रभावित करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग बिना कारण चिड़चिड़े रहने लगते हैं या भीतर ही भीतर भारीपन महसूस करते हैं। लेखिका हमें समझाती हैं कि गुस्सा दुश्मन नहीं है बल्कि एक संदेशवाहक है। ये हमें बताता है कि कहीं न कहीं हमारे भीतर कोई चोट, कोई निराशा या कोई अधूरी जरूरत मौजूद है। जब हम केवल गुस्से को देखते हैं तो हम उसकी सतह को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे अक्सर दर्द छिपा होता है और उस दर्द को समझना ही हीलिंग की शुरुआत है। बहुत बार लोग बचपन से ये सीखते हैं कि गुस्सा दिखाना गलत है, इसलिए वे अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। वे मुस्कुराते रहते हैं लेकिन भीतर से टूटते रहते हैं। समय के साथ ये दबा हुआ गुस्सा उनके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्रभावित करने लगता है, क्योंकि जो भावनाएं व्यक्त नहीं होती वे समाप्त नहीं होती। इस अध्याय का संदेश ये नहीं है कि आप अपने गुस्से को दूसरों पर निकालें, बल्कि यह है कि आप उसे पहचानें और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं आहत हूं, हाँ मैं नाराज हूं, तब आप अपने भीतर ईमानदारी लाते हैं और वही ईमानदारी आपको भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। आईने के सामने खड़े होकर अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करना एक शक्तिशाली अभ्यास है। खुद से कहिए कि मैं अपने गुस्से को पहचानता हूं और मैं इसे प्रेम के साथ छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये शब्द धीरे धीरे आपके भीतर जमा तनाव को हल्का करने लगते हैं। लेखिका ये भी बताती हैं कि क्षमा और गुस्से को छोड़ना एक ही यात्रा के दो हिस्से हैं। जब तक हम अपने भीतर क्रोध को पकड़े रखते हैं तब तक हम उस व्यक्ति या घटना से बंधे रहते हैं जिसने हमें दुख दिया था, लेकिन जब हम उसे छोड़ना सीखते हैं तब हम खुद को मुक्त करते हैं। गुस्से को छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि इसके लिए साहस चाहिए होता है। अपने दर्द का सामना करने का साहस, अपने दिल को फिर से खोलने का साहस और अपने जीवन में शांति को वापस आमंत्रित करने का साहस। जब आप ये साहस दिखाते हैं तब आपके भीतर एक नई हल्कापन और खुशी जन्म लेने लगती है। चैप्टर 12 ओवरकमिंग योर फियर। डर इंसान की सबसे पुरानी भावनाओं में से एक है। यह हमें खतरे से बचाने के लिए बना था, लेकिन कई बार वही डर हमारे सपनों, हमारे रिश्तों और हमारी खुशियों के रास्ते में खड़ा हो जाता है। हम कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन डर हमें रोक देता है। हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं लेकिन डर हमें चुप करा देता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन डर हमें वहीं खड़ा रखता है। लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि डर का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम इंसान हैं। हर व्यक्ति के भीतर किसी न किसी रूप में डर मौजूद होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग डर को अपनी दिशा तय करने देते हैं। अक्सर हमारे डर की जड़ अतीत के अनुभवों में होती है। हो सकता है कभी हमें असफलता मिली हो सकता है हमें अस्वीकार किया गया हो, या किसी ने हमें यह विश्वास दिला दिया हो कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं।
धीरे धीरे ये अनुभव हमारे भीतर डर का रूप ले लेते हैं और हम नई संभावनाओं से दूर रहने लगते हैं। इस अध्याय में हमें अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि जितना हम डर से भागते हैं वो उतना ही बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वो उतना शक्तिशाली नहीं था जितना हमने उसे बना दिया था। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये कहना कि मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवन पर भरोसा करता हूं और मैं अपने डर से बड़ा हूं, एक गहरा परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि डर को हराने का सबसे प्रभावशाली तरीका विश्वास है। जब हम खुद पर और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तब डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। लेखिका ये भी समझाती हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। यदि आप एक छोटा कदम भी उठाते हैं, तो आप अपने डर को यह संदेश देते हैं कि अब वो आपके जीवन का मालिक नहीं है। धीरे धीरे जब आप अपने डर के बावजूद कार्य करना शुरू करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं और जिन चीजों से आप कभी डरते थे, वे अब उतनी डरावनी नहीं लगती। याद रखिए, डर एक दरवाजा है और उसके दूसरी तरफ आपका विकास, आपका आत्मविश्वास और आपकी नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। Chapter 13 Starting your day with love. हर नया दिन अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है, लेकिन बहुत से लोग सुबह उठते ही चिंता, तनाव और जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लगते हैं। उनका दिन शुरू होने से पहले ही उनका मन थकने लगता है और फिर वही मानसिक स्थिति पूरे दिन उनके साथ चलती रहती है। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है और व्यक्ति ये भूल जाता है कि हर सुबह उसके पास अपनी ऊर्जा और अपने दृष्टिकोण को चुनने का अवसर होता है। लेखिका हमें सिखाती हैं कि दिन की शुरुआत जिस भावना से होती है, वही भावना अक्सर पूरे दिन को प्रभावित करती है। यदि हम सुबह प्यार, कृतज्ञता और विश्वास के साथ शुरुआत करें, तो हमारा मन अधिक शांत और संतुलित रहता है। लेकिन यदि हम शिकायत, डर और नकारात्मक सोच के साथ दिन शुरू करें, तो वही ऊर्जा हमारे अनुभवों को भी प्रभावित करने लगती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि सुबह के पहले कुछ मिनट बेहद मूल्यवान होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसलिए हमें जागते ही खुद को सकारात्मक संदेश देने चाहिए। हमें ये याद दिलाना चाहिए कि आज का दिन एक उपहार है और हम इसे प्रेम के साथ जीने का चुनाव कर सकते हैं। आईने के सामने खड़े होकर अपने दिन की शुरुआत करना इस अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी आंखों में देखिए और खुद से कहिए कि आज मैं खुद से प्यार करूंगा, आज मैं अपने साथ दयालु रहूंगा और आज मैं जीवन में मौजूद अच्छाइयों को देखूंगा। ऐसे सरल शब्द धीरे धीरे हमारे भीतर एक नई मानसिकता का निर्माण करते हैं। लेखिका ये भी बताती हैं कि सुबह का समय केवल भागदौड़ के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर जुड़ने के लिए होना चाहिए। कुछ क्षण शांति में बिताइए, अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए और अपने जीवन में मौजूद उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास हैं। जब हम ग्लैटिट्यूड के साथ दिन शुरू करते हैं, तब हमारे भीतर संतोष और प्रसन्नता का भाव बढ़ने लगता है। जैसे सूरज हर सुबह अंधेरे को हटाकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही प्रेम से भरी सुबह हमारे भीतर की नकारात्मकता को कम कर सकती है और हमें एक नई ऊर्जा दे सकती है। ये कोई बड़ा बदलाव नहीं, बल्कि छोटे छोटे अभ्यासों का परिणाम है जो समय के साथ हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को फिर से चुनने का, खुद से फिर से प्यार करने का और अपने जीवन को नई उम्मीद के साथ देखने का। जब आप दिन की शुरुआत प्रेम से करते हैं, तब आप अपने पूरे दिन को एक सुंदर दिशा दे देते हैं। चैप्टर 14 लविंग योरसेल्फ, अ रिव्यू ऑफ योर सेकेंड वीक। अब आप इस यात्रा के दूसरे सप्ताह के अंत तक पहुंच चुके हैं और यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि आपके भीतर कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। शायद आपकी सोच पहले से थोड़ी अधिक सकारात्मक हुई है, शायद आपने खुद को पहले से थोड़ा अधिक स्वीकार करना शुरू किया है और शायद अब आप अपने दिल की आवाज को पहले से ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं। दूसरे सप्ताह में आपने अपने इनर चाइल्ड से जुड़ना सीखा। आपने अपने शरीर के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव विकसित करना शुरू किया। आपने अपने गुस्से को पहचानने और छोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए और अपने डर का सामना करने का साहस भी जुटाया। साथ ही आपने ये समझा कि हर दिन की शुरुआत प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना कितना महत्वपूर्ण है।
ये अध्याय आपको रुककर अपनी प्रगति को महसूस करने का अवसर देता है, क्योंकि कई बार परिवर्तन इतना धीरे होता है कि हमें उसका एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम पीछे देखते हैं तब समझ में आता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे व्यवहार में बदलाव आने लगा है। लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि आत्म प्रेम की यात्रा सीधी रेखा की तरह नहीं होती। कभी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और कभी पुराने विचार फिर से लौट सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि हीलिंग एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आते हैं। इस सप्ताह के दौरान आपने खुद को अधिक करुणा से देखना सीखा है। आपने ये समझा है कि आपको परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने प्रति ईमानदार और दयालु होने की आवश्यकता है। यही समझ आपके भीतर एक मजबूत आधार तैयार कर रही है, जिस पर आप आने वाले जीवन का निर्माण करेंगे। अब समय है खुद को सराहने का, क्योंकि आपने अपने भीतर झांकने का साहस दिखाया है। आपने उन भावनाओं का सामना किया है जिनसे शायद आप लंबे समय से बचते आ रहे थे, और आपने अपने साथ एक नया रिश्ता बनाना शुरू किया है जो प्रेम, सम्मान और स्वीकृति पर आधारित है। याद रखिए, ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि और गहरी होने वाली है। आने वाले अध्याय आपको क्षमा, रिश्तों, शांति और समृद्धि के नए आयामों से परिचित कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक पल रुकिए और खुद से कहिए कि मैं अपनी प्रगति पर गर्व करता हूं। मैं बदल रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। Chapter 15. Forgiving yourself and those who have hurt you. क्षमा जीवन की सबसे शक्तिशाली और सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक है। बहुत से लोग वर्षों तक अपने भीतर दर्द, नाराजगी और शिकायत को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिसने उन्हें दुख दिया है उसे माफ करना उसकी गलती को सही ठहराना होगा। लेकिन लेखिका हमें समझाती हैं कि क्षमा का वास्तविक अर्थ किसी और को मुक्त करना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम उस दर्द को लंबे समय तक पकड़े रखते हैं तब वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हम वर्तमान में होते हुए भी अतीत की कैद में जीने लगते हैं। हमारा मन बार बार उसी घटना को दोहराता है और धीरे धीरे हमारी शांति हमसे दूर होने लगती है। लेकिन केवल दूसरों को माफ करना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत बार हम खुद को भी माफ नहीं कर पाते। हम अपनी पुरानी गलतियों को अपने साथ ढोते रहते हैं। हम उन फैसलों के लिए खुद को दोष देते रहते हैं जो हमने कभी लिए थे। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं अलग निर्णय लेता। लेकिन ये सोच हमें केवल अपराध बोध और पीड़ा में बांधे रखती है। लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि उस समय आपने वही किया था जो आप अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार कर सकते थे। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। जब आप खुद को माफ करना शुरू करते हैं तब आप अपने दिल से एक भारी बोझ उतारना शुरू कर देते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना कि मैं तुम्हें माफ करता हूं और मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, एक अत्यंत गहरा अभ्यास है। शुरुआत में ये शब्द कठिन लग सकते हैं, क्योंकि वर्षों की आलोचना और अपराध बोध तुरंत नहीं जाते। लेकिन जैसे जैसे आप ये अभ्यास दोहराते हैं, आपके भीतर करुणा बढ़ने लगती है और कठोरता कम होने लगती है। दूसरों को माफ करना भी एक प्रक्रिया है। ये एक दिन में नहीं होता। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि गुस्सा और शिकायत सबसे अधिक आपको ही चोट पहुंचा रहे हैं, तब आप धीरे धीरे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है, बल्कि दर्द को अपनी पहचान बनने से रोक देना है। जब आप खुद को और दूसरों को माफ कर देते हैं, तब आपके भीतर एक नई जगह बनती है जहां पहले दर्द था। वहां अब शांति आने लगती है। जहां पहले शिकायत थी, वहां अब समझ आने लगती है। और जहां पहले भारीपन था, वहां अब स्वतंत्रता महसूस होने लगती है। यही क्षमा की वास्तविक शक्ति है। चैप्टर 16, हीलिंग योर रिलेशनशिप्स। हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशियों और सबसे गहरे दुखों का संबंध अक्सर रिश्तों से होता है। रिश्ते हमें प्रेम देते हैं, सहारा देते हैं और जीवन को अर्थ देते हैं। लेकिन जब रिश्तों में दर्द, गलतफहमियां या दूरी आ जाती है, तब वही रिश्ते हमारे लिए पीड़ा का कारण भी बन सकते हैं। लेखिका बताती हैं कि हर रिश्ता वास्तव में हमारे अपने भीतर के रिश्ते का प्रतिबिंब होता है। यदि हम खुद से प्रेम नहीं करते, तो अक्सर हमें दूसरों से प्रेम स्वीकार करने में कठिनाई होती है। यदि हम खुद की आलोचना करते हैं, तो हम दूसरों की आलोचना से भी अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए रिश्तों को हील करने की शुरुआत अक्सर खुद को हील करने से होती है। बहुत बार हम दूसरों से वो पाने की उम्मीद करते हैं जो हमने खुद को कभी दिया ही नहीं होता।
हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, जबकि हम खुद को स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि लोग हमें महत्व दें, जबकि हम अपने ही मूल्य को नहीं पहचानते। जब तक ये स्थिति बनी रहती है, तब तक रिश्तों में असंतुलन बना रहता है। इस अध्याय में हमें यह समझाया जाता है कि स्वस्थ रिश्ते नियंत्रण या अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और समझ पर आधारित होते हैं। जब हम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे उसकी वास्तविकता में स्वीकार करना शुरू करते हैं, तब रिश्तों में सहजता आने लगती है। आईने के सामने खड़े होकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों के बारे में प्रेम और शुभकामना के विचार भेजना एक प्रभावशाली अभ्यास बताया गया है। जब आप अपने दिल में मौजूद नाराजगी को धीरे धीरे छोड़ते हैं और उसकी जगह करुणा को आने देते हैं, तब आपके रिश्तों की ऊर्जा बदलने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ता हमेशा वैसा ही रहेगा। कुछ रिश्ते समय के साथ समाप्त भी हो सकते हैं, लेकिन हीलिंग का अर्थ यह है कि चाहे कोई व्यक्ति आपके जीवन में रहे या न रहे, उसके प्रति आपके दिल में शांति बनी रहे। आप अपने अतीत की कड़वाहट को अपने भविष्य की खुशी न बनने दें। लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि प्रेम हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता, प्रेम भीतर से शुरू होता है। जब आप अपने साथ एक स्वस्थ और प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाते हैं, तब आपके आसपास के रिश्ते भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब आप डर और कमी से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्म प्रेम से जुड़ते हैं। जब रिश्तों में हीलिंग आती है, तब केवल संबंध नहीं बदलते, बल्कि पूरा जीवन बदलने लगता है। चैप्टर 17 लिविंग स्ट्रेस फ्री। आज की दुनिया में तनाव या स्ट्रेस इतना सामान्य हो गया है कि बहुत से लोग इसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानने लगे हैं। वे सुबह तनाव के साथ उठते हैं, दिन भर तनाव के साथ काम करते हैं और रात को भी उसी तनाव के साथ सो जाते हैं। धीरे धीरे ये स्थिति इतनी परिचित हो जाती है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वे वास्तव में कितनी भारी मानसिक अवस्था में जी रहे हैं। लेखिका हमें समझाती हैं कि तनाव केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं पैदा होता, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण से भी पैदा होता है। दो लोग एक जैसी स्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति शांत रह सकता है, जबकि दूसरा तनाव से भर सकता है। इसका कारण यह है कि तनाव का संबंध केवल घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे विचारों से भी होता है। बहुत बार हम उन चीजों की चिंता करते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। हम भविष्य की कल्पनाओं से डर जाते हैं। हम उन समस्याओं को अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं जिनका समाधान अभी मौजूद भी नहीं होता। इस प्रक्रिया में हमारा मन लगातार दबाव में रहता है और हम वर्तमान क्षण की शांति खो देते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन पर भरोसा करना सीखिए। जब हम ये मानने लगते हैं कि हर परिस्थिति का कोई न कोई समाधान है और जीवन हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे साथ काम कर रहा है, तब हमारे भीतर तनाव कम होने लगता है। विश्वास तनाव का सबसे बड़ा प्रतिरोधक बन सकता है। लेखिका हमें यह भी याद दिलाती हैं कि खुद के प्रति दयालु होना आवश्यक है। बहुत से लोग खुद से इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि वे कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाते। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा अधिक करना चाहिए, हमेशा बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये सोच अंतहीन तनाव को जन्म देती है। जब हम खुद को इंसान होने की अनुमति देते हैं और अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर राहत का अनुभव होने लगता है। आईने के सामने खड़े होकर खुद से यह कहना कि मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवन पर भरोसा करता हूं और मैं शांति को चुनता हूं, एक साधारण लेकिन प्रभावशाली अभ्यास है। यह हमारे अवचेतन मन को एक नया संदेश देता है कि अब हमें लगातार संघर्ष की स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं है। तनाव मुक्त जीवन का अर्थ समस्याओं का पूरी तरह समाप्त हो जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है समस्याओं के बीच भी अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना। जब आप अपने मन को प्रेम, विश्वास और स्वीकृति से भरना शुरू करते हैं, तब जीवन की चुनौतियां भी पहले जितनी भारी नहीं लगती। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। आपको केवल उसके रास्ते में खड़े डर, चिंता और तनाव को हटाना था। और जैसे ही वे हटते हैं, आपका मन हल्का होने लगता है और जीवन अधिक सहज और सुंदर महसूस होने लगता है। चैप्टर 18 रिसीविंग योर प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में केवल धन का विचार आता है, लेकिन लेखिका हमें समझाती हैं कि वास्तविक समृद्धि केवल पैसे तक सीमित नहीं है। समृद्धि का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में भरपूरता का अनुभव करना, चाहे वो प्रेम हो, स्वास्थ्य हो, अवसर हो, खुशी हो या आत्मिक संतोष। बहुत बार लोग समृद्धि चाहते तो हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें लगता है कि वे उसके योग्य नहीं हैं। कुछ लोगों के मन में बचपन से ऐसी मान्यताएं बैठ जाती हैं कि पैसा कमाना कठिन है,
सफलता केवल कुछ लोगों के लिए है या खुशी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। ये सीमित विश्वास धीरे धीरे उनके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। लेखिका बताती हैं कि ब्रह्मांड में भरपूरता की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि हमारा मन कमी और अभाव की सोच से भरा हुआ है तो हम उस भरपूरता को स्वीकार नहीं कर पाते। हम अवसरों को देख नहीं पाते और जो हमारे पास है उसकी सराहना भी नहीं कर पाते। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत से लोग देने में सहज होते हैं, लेकिन प्राप्त करने में असहज महसूस करते हैं। जब कोई उनकी प्रशंसा करता है तो वे उसे टाल देते हैं। जब कोई उनकी मदद करना चाहता है तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन समृद्धि का प्रवाह तभी चलता है जब हम देने और प्राप्त करने दोनों के लिए खुले होते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद से यह कहना कि मैं जीवन की सारी अच्छाइयों को स्वीकार करने के योग्य हूं, एक शक्तिशाली घोषणा है। यह आपके भीतर मौजूद उन पुराने विश्वासों को चुनौती देती है जो आपको अभाव में बांधे रखते हैं। लेखिका ये भी सिखाती हैं कि कृतज्ञता समृद्धि का द्वार खोलती है। जब आप उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तब आपका ध्यान कमी से हटकर भरपूरता पर जाने लगता है, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहने लगती है। समृद्धि केवल बैंक खाते में नहीं होती, वो आपके विचारों में होती है, आपके रिश्तों में होती है। चैप्टर 19 लिविंग योर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को देखने का हमारा पूरा तरीका बदल सकती है। अक्सर लोग अपनी खुशियों को भविष्य से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें वो नौकरी मिलेगी तब वे खुश होंगे, जब उनके पास अधिक पैसा होगा तब वे संतुष्ट होंगे, या जब उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब वे जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन इस सोच में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि खुशी हमेशा किसी अगले पल में टलती रहती है और वर्तमान का सौंदर्य अनदेखा रह जाता है। लेखिका हमें सिखाती हैं कि कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने की आदत नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है। ये वो क्षमता है जिसमें हम अपनी नजर उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, न कि उन चीजों पर जो हमारे पास नहीं है। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तब हमारा मन धीरे धीरे कमी की मानसिकता से निकलकर भरपूरता की मानसिकता में प्रवेश करने लगता है। बहुत बार लोग अपनी जिंदगी में मौजूद छोटी छोटी नेमतों को सामान्य मान लेते हैं। वे सांस लेने की क्षमता को, परिवार के प्यार को, दोस्तों के साथ को, अपने शरीर की शक्ति को और हर नए दिन के अवसर को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इन चीजों की गहराई से सराहना करते हैं तब हमें एहसास होता है कि जीवन पहले से ही अनेक उपहारों से भरा हुआ है। इस अध्याय में लेखिका हमें हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती हैं। सुबह उठते ही कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप धन्यवाद महसूस करते हैं। यह अभ्यास आपके मन की दिशा बदल देता है, क्योंकि आपका ध्यान समस्याओं से हटकर आशीर्वादों पर जाने लगता है। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना कि मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूं, मैं अपने अनुभवों के लिए आभारी हूं और मैं हर दिन मिलने वाले अवसरों के लिए आभारी हूं, आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन ला सकता है। यह आपके दिल को खोलता है और जीवन के प्रति आपके संबंध को और अधिक सकारात्मक बनाता है। कृतज्ञता का सबसे सुंदर प्रभाव यह है कि यह वर्तमान क्षण को मूल्यवान बना देती है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि खुशी केवल किसी भविष्य की मंजिल में नहीं, बल्कि इसी पल में मौजूद है। जब आप अपने जीवन की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं तब आपका मन अधिक शांत, अधिक संतुष्ट और अधिक प्रसन्न रहने लगता है। धीरे धीरे कृतज्ञता आपकी आदत बन जाती है और फिर यह केवल एक अभ्यास नहीं रहती, बल्कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। आप जीवन को शिकायत की नजर से नहीं, बल्कि सराहना की नजर से देखने लगते हैं, और यही बदलाव आपके भीतर गहरी शांति और संतोष को जन्म देता है। चैप्टर 20 टीचिंग मिरर वर्क टू चिल्ड्रन। बच्चे इस दुनिया में प्रेम, विश्वास और जिज्ञासा के साथ आते हैं। वे खुद को किसी सीमा में नहीं बांधते, वे अपने मूल्य पर संदेह नहीं करते और वे सहज रूप से जीवन का आनंद लेना जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें आसपास की दुनिया से अनेक संदेश मिलने लगते हैं। कुछ संदेश उन्हें मजबूत बनाते हैं और कुछ उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। लेखिका हमें यह समझाती हैं कि यदि बच्चों को बचपन से ही आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति सिखाई जाए तो उनका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि बचपन में जो विश्वास मन में स्थापित होते हैं वे अक्सर जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। यदि एक बच्चा ये सीखकर बड़ा होता है कि वह मूल्यवान है, कि वह प्रेम के योग्य है और कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं,
तो वो भविष्य में अधिक आत्मविश्वासी और संतुलित व्यक्ति बन सकता है। मिरर वर्क बच्चों के लिए एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास बन सकता है। जब बच्चे आईने में देखकर खुद से सकारात्मक शब्द कहना सीखते हैं, तब वे अपने बारे में स्वस्थ और प्रेमपूर्ण धारणाएं विकसित करते हैं। वे खुद को दूसरों से कम नहीं मानते और न ही अपनी गलतियों के कारण खुद को अस्वीकार करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बच्चों को केवल शब्दों से नहीं बल्कि उदाहरण से सिखाया जाता है। यदि माता पिता खुद से प्रेम करते हैं, यदि वे अपनी गलतियों पर खुद को कठोरता से नहीं आंकते और यदि वे अपने बारे में सम्मानपूर्वक बात करते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे सुनने से ज्यादा देखने से सीखते हैं। जब किसी बच्चे को यह महसूस कराया जाता है कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और उसे बिना शर्त प्रेम किया जाता है, तब उसके भीतर सुरक्षा का भाव विकसित होता है। यह सुरक्षा आगे चलकर उसके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य की नींव बनती है। आईने के सामने बच्चे को यह सिखाना कि वो खुद से कहे, मैं अच्छा हूं, मैं प्यार के योग्य हूं और मैं महत्वपूर्ण हूं, उसके जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ऐसे शब्द उसके अवचेतन मन में एक सकारात्मक आधार तैयार करते हैं जो आने वाले वर्षों में उसे मजबूत बनाए रखता है। चैप्टर 21 लविंग योरसेल्फ नाउ। पूरी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद इसी अध्याय में छिपा हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग खुद से प्यार करने को भविष्य के लिए टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि जब वे सफल हो जाएंगे तब खुद से प्यार करेंगे, जब उनका शरीर वैसा हो जाएगा जैसा वे चाहते हैं तब खुद को स्वीकार करेंगे, जब उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब वे खुश रहेंगे। लेकिन जीवन का सच ये है कि यदि हम आज खुद से प्यार नहीं कर सकते तो भविष्य में भी कोई विशेष क्षण हमें ये उपहार नहीं देगा। लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि आत्म प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कमाया जाए, बल्कि ये एक चुनाव है जिसे अभी इसी क्षण किया जा सकता है। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करने का चुनाव, हम अपनी गलतियों के बावजूद खुद को सम्मान देने का चुनाव और अपनी अपूर्णताओं के बावजूद खुद को प्रेम देने का चुनाव कर सकते हैं। पूरी किताब के दौरान हमने सीखा कि कैसे अपने भीतर के आलोचक को शांत करना है, कैसे अपने इनर चाइल्ड को प्यार देना है, कैसे अतीत के दर्द को छोड़ना है, कैसे अपने शरीर का सम्मान करना है और कैसे अपने रिश्तों को हील करना है। लेकिन इन सभी शिक्षाओं का अंतिम उद्देश्य केवल एक है और वो है खुद से बिना शर्त प्रेम करना। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में बिताते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और उन्हें वो प्यार देगा जिसकी उन्हें तलाश है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हमारे और हमारे अपने बीच का रिश्ता है। यदि ये रिश्ता मजबूत है तो जीवन की चुनौतियां भी हमें तोड़ नहीं पाती, और यदि ये रिश्ता कमजोर है तो बाहरी सफलताएं भी हमें भीतर से संतुष्ट नहीं कर पाती। इस अध्याय में लेखिका हमें आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से एक गहरा वादा करने के लिए कहती हैं। एक ऐसा वादा जो किसी और से नहीं बल्कि खुद से किया जाता है। ये वादा है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, हम खुद का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम खुद की आलोचना करने के बजाय खुद को समझेंगे। हम खुद को अस्वीकार करने के बजाय खुद को अपनाएंगे। जब आप खुद को प्रेम देना शुरू करते हैं तब जीवन बदलने लगता है। आपके विचार बदलते हैं, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपके निर्णय बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि अब आप डर और कमी से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से जीने लगते हैं। आत्म प्रेम का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कठिन समय में भी आप अपने साथ खड़े रहेंगे। आप अपने ही मित्र बनेंगे, आप अपने ही सहायक बनेंगे और आप अपने ही दिल को वो करुणा देंगे जिसकी उसे आवश्यकता है। लेखिका ये भी बताती हैं कि आत्म प्रेम एक अभ्यास है, कोई एक बार की घटना नहीं। हर दिन जब आप खुद से दयालुता से बात करते हैं, हर दिन जब आप अपनी भावनाओं का सम्मान करते हैं और हर दिन जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तब आप इस प्रेम को और गहरा बनाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि जिस शांति, जिस खुशी और जिस स्वीकृति को आप बाहर खोज रहे थे, वो हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। आपको केवल उसे पहचानना था और उसे अपनाना था। याद रखिए, आप पर्याप्त हैं। आपको प्रेम पाने के लिए किसी और इंसान में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको योग्य साबित करने के लिए लगातार संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आपका मूल्य जन्म से ही है और आपका अस्तित्व अपने आप में महत्वपूर्ण है। यही इस पूरी यात्रा का सार है कि खुद से प्यार करने के लिए
किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय अभी है। यही क्षण है, यही जीवन है, और यही वो पल है जब आप अपने दिल से कह सकते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, और सबसे बढ़कर मैं तुमसे प्यार करता हूं। और इसी के साथ मिरर वर्क की ये खूबसूरत यात्रा यहीं पूरी होती है। लेकिन असली सफर अब शुरू होता है, क्योंकि किताब के शब्द तभी जीवन बदलते हैं जब उन्हें जीवन में उतारा जाता है। आज आपने आत्म प्रेम, आत्म स्वीकृति, क्षमा, कृतज्ञता और हीलिंग की उन सीखों को सुना है जो आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकती हैं। अब जब भी आप आईने के सामने खड़े हों तो खुद को केवल देखिए मत, बल्कि महसूस कीजिए। याद रखिए, जिस प्रेम की तलाश आप दुनिया में करते हैं उसकी शुरुआत आपके अपने दिल से होती है। यदि इस किताब की कोई बात आपके मन को छू गई हो तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत बनते हैं। हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। देश विदेश, गांव शहर, जहां कहीं से भी आप हमें सुन रहे हैं, आपका साथ ही इस सफर को खास बनाता है। हमें जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं और इस किताब की कौन सी सीख आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली किताबों का सफर हम साथ मिलकर जारी रख सकें। खुद से प्यार कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर ही है। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ।